नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया और उससे पहले हम लोगों ने ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। दोस्तों हम लोगों का पूरा फोकस दोस्तों 75 में से आपके जो चाहे सामान्य हिंदी हो, GS और चाहे ग्राम समाज एवं विकास, दोस्तों सबके 25-25 नंबर आ रहा है। टोटल मिला के 75 नंबर पर फोकस है हम लोगों को ज़्यादा। 75 में से आपको दोस्तों झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। अब बहुत से टीचर आपको झूठ बोलने लगे 75 में 75 नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहता लेकिन मुश्किल है। 75 में से दोस्तों आपको 65 प्लस लाने हैं, बस इतना याद रखिए आपको दोस्तों। और पूरा फोकस हम लोगों का वही है कि 65 प्लस आपको लाने ही लाने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो पुस्तक हिंद स्वराज लिखी दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी ने लिखी है दोस्तों। और कब लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी दोस्तों 1909 में। देखिए एक प्रश्न आपका और बन गया। अगर आपसे पूछ सकता है हिंद स्वराज कब लिखी गई तो दोस्तों 1909 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 1909 में आपकी लिखी थी। और दोस्तों इसे एक संवाद के रूप में लिखा गया, अर्थात एक पत्रिका समाचार पत्र के पाठक और संपादक के बीच चर्चा के रूप में लिखा था। और हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल में दोस्तों 20 छोटे अध्याय शामिल हैं। और मुख्य रूप से हिंद स्वराज को दोस्तों दो मुद्दों से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता का एक आलोचक तथा दूसरा आपका भारतीय स्वराज की प्रकृति और संरचना और इसे प्राप्त करने के साधन और तरीके। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये पुस्तक मुख्य रूप से दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी गई थी। देखिए एक प्रश्न और बन गया आपसे कि आपसे पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखी गई थी? मुख्य रूप से दोस्तों एक गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जो महात्मा गांधी की मूल भाषा थी। और इसे गांधी जी द्वारा लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के चरण में लिखा गया था। मतलब आपके प्रश्न बनने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप खाली ध्यान से सुनेंगे तो आपके दो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी में बन गए। इसे गांधी जी द्वारा दोस्तों लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के चरण में लिखा गया था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो बताना आपको उत्कृष्ट गैस नहीं है दोस्तों, तो वह है आपकी क्लोरीन। क्लोरीन आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं है। और उत्कृष्ट गैस की बात करें तो उत्कृष्ट गैस वह गैस होती है जो किसी अन्य तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है और स्वयं से ही मौजूद रहती है। और क्लोरीन दोस्तों कमरे के तापमान पर एक पीले हरे रंग की गैस है। यह एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील तत्व और एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। आवर्त सारणी के सबसे दाएं स्तंभ पर कुल 6 उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं। आपसे पूछ सकता है कि आवर्त सारणी के किस स्तंभ पर पाई जाती है? तो दाएं स्तंभ पर कुल 6 उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं। ये भी देखिए आपका 6 बन गया आपका कि 6 गैसें उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो ये उत्कृष्ट गैसें आपकी रेड्रॉन रेडॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और नियॉन, ये आपकी 6 उत्कृष्ट गैसें हैं दोस्तों। और आपकी दोस्तों ऑक्सीजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, पुस्तक द हाई वाई वाई गर्ल, पुस्तक द वाई वाई गर्ल के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वाई वाई गर्ल के लेखक दोस्तों हैं आपके महाश्वेता देवी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द वाई वाई गर्ल के दोस्तों लेखक हैं ये महाश्वेता देवी। और दोस्तों लेखिका हैं ये दोस्तों महाश्वेता देवी की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी? जैसे दोस्तों मदर ऑफ 1084, मतलब 1084, द क्वीन ऑफ झांसी, इमेजिनरी मैप्स, रुदाली, चोटी मुंडा एंड हिज एरो, अरण्य अधिकर और टीटू मीर, ये इनकी पुस्तकें। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तकें सभी इनकी। दोस्तों अन्य जैसे लेखक और कौन के? जैसे रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक है दोस्तों द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। और दूसरी द ब्लू अम्ब्रेला और अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। और दोस्तों इसके बाद है एलिड बेलिटन, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है दोस्तों 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड। और इसके बाद है आइलैंड ऑफ एडवेंचर, आइलैंड ऑफ एडवेंचर। तथा तीसरी इनकी द नॉटिएस्ट गर्ल इन द स्कूल, ये इनकी पुस्तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी पुस्तकें दोस्तों। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? तो महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश था दोस्तों न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वतंत्र राष्ट्र था जिसमें सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने की
अनुमति देने वाले सबसे हाल के राष्ट्र या क्षेत्र दोस्तों हैं भूटान, संयुक्त अरब अरब अमीरात और कुवैत हैं। तथा भारत ने पहली बार वर्ष 1935 में महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार को बढ़ाया। याद रखिएगा, आप देखिए इसमें भी प्रश्न बन गया कि पूछ सकता है भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान के अधिकार को बढ़ाया गया दोस्तों 1935 में, और लेकिन केवल उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी पुरुष मतदाता से हुई थी या विशिष्ट साक्षरता योग्यता थी, उनको दी थी। और सार्वभौमिक मताधिकार की अनुमति दोस्तों कब दी गई थी? तो वो दी गई थी दोस्तों 1950 में। ये भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, 1950 में मिली थी। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किया था? तो भारत में दोस्तों अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किया था आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से 1924 को खिलाफत आंदोलन के रूप में दोस्तों जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय मुस्लिम आंदोलन को मतलब कौन सा आंदोलन के रूप में जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, यही मतलब कोई भी दे सकता है। तो आपको खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना जाता है दोस्तों इसको। अब ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा उकसाया गया एक अखिल इस्लामी राजनीतिक आक्रोश या जिसका नेतृत्व दोस्तों किया था शौकत अली, मौलाना और मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यह दोस्तों आंदोलन तुर्क खलीफा के बहाल करने के लिए शुरू किया गया था, जिसे दोस्तों सुन्नी मुसलमानों का नेता माना जाता था। बस यही दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें। अब बात करें दोस्तों 1922 के अंत तक दोस्तों खिलाफत आंदोलन टूट गया जब तुर्की ने एक अधिक सराहनीय राजनयिक स्थिति प्राप्त की और धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ गया था। और 1924 दोस्तों को तुर्की ने खलीफा की भूमिका को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश में दोस्तों बुंदेलखंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चेदी एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में केन नदी के किनारे यमुना नदी के दक्षिण में पड़ता था। और इसकी राजधानी को संस्कृत में सुक्तिमती और पाली में दोस्तों सोतिवती नगर कहा जाता था। दोस्तों चेदी को दोस्तों प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है जो उपमहाद्वीप में आए और दो स्थानों पर बसे। एक समूह नेपाल के क्षेत्र में बस गया जबकि दूसरा समूह उत्तर प्रदेश में आ गया था। और सबसे अधिक दोस्तों नेपाल की पहाड़ियों में और दूसरी कौशाम्बी के पास बुंदेलखंड में थी इनकी बस्तियां। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों बृहद्रथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी जिन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। आप देखते थे एक प्रश्न आपका और बन गया कि आपसे पूछ सकता है कि शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब आपको प्रश्न आपको इसी में से आपको बनेंगे दोस्तों, बस खाली ध्यान से पढ़िए और सुनिए खाली आप। और बृहद्रथ दोस्तों सातवाहन वंश का उत्तराधिकारी था जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। और दोस्तों मौर्य वंश का बात करें तो मौर्य वंश दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों 332 और 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व था। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको तो सभी याद कर लीजिए जितना हो सके। हम लोग तो आपको करा ही रहे हैं पूरी तरह से अपनी तरफ से। कुछ आप भी दोस्तों अपनी तरफ से ध्यान लगा के उत्तर प्रदेश जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप कुछ ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनर ने क्या दे दिया प्रश्न। बहुत से प्रश्न एग्जामिनर ऐसे ही फंसा देते हैं प्रश्नों को कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में दोस्तों कजरी गीत गाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कजरी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीतों में से एक है। कजरी को दोस्तों आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी को काले बादलों के संबोध गीत के रूप में भी गाया जाता है जो पोषण करता है और विनाश करता है, जीवन लाता है और कभी कभी मृत्यु भी लाता है। और कजरी का उपयोग दोस्तों अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कजरी की विभिन्न शैलियाँ दोस्तों हैं जैसे कि
सावन, झूला, बिरह आदि ये आपकी कजरी की विभिन्न शैलियाँ हैं। और कजरी संगीत में मुख्य रूपांकनों में दोस्तों राधा और कृष्ण शामिल है, जो दिव्य प्रेमियों की प्रतिष्ठित कल्पना है। अब बात करेंगे रसिया की दोस्तों। रसिया भी यूपी के लोक गीत की एक शैली है जो ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। और चैती की बात करेंगे दोस्तों, चैती आपकी आमतौर पर रामनवमी के पवित्र त्यौहार के दौरान गाया जाता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो मानव रोग जीवाणु के कारण होता है दोस्तों आंत्रज्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंत्रज्वर दोस्तों एक संक्रमण है जो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। याद रखिएगा, आंत्रज्वर का एक संक्रमण है जो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और खसरा रुबेला वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों सभी आपके, खसरा आपका रुबेला वायरस के कारण होता है। और खसरा एक दोस्तों अत्यधिक संक्रामक और गंभीर रोग है। तथा पोलियो पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। और हेपेटाइटिस बी दोस्तों, ये आपका हेपेटाइटिस बी ये आपका दोस्तों विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी आपका विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय स्थित है? तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है आपका। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार का ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संगठन है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, जो पूरे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में मानवाधिकार के व्यवहारिक संज्ञान के लिए कार्य करता है। और बात करेंगे राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन दोस्तों हुआ था आपका 1987 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1987 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल राष्ट्रमंडल में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनको बचाव के लिए करने के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों संजय हजारिका राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के निर्देशक हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? दोस्तों पाल राजवंश का पहला राजा दोस्तों था गोपाला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाल सम्राट दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर शास्त्रीय काल के दौरान एक राजसीय शक्ति थी जो बंगाल के क्षेत्र में उभरी। और पाल किले बंगाल और बिहार में स्थित है, जिसमें विक्रमपुरा, पाटलिपुत्र, गौड़ा, मोंगियार, सोमपुरा, रामवती, ताम्रलिप्त और जग्गादाला के प्रमुख शहर शामिल हैं। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। बस इतना रखिए, पाल राजवंश का पहला राजा गोपाला था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नेपच्यून के अलावा दोस्तों पृथ्वी ग्रह को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी अपनी धुरी से कितनी झुकी, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस प्रकार दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। और इसे दोस्तों भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी के कारण एक जल ग्रह या नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में निहित निर्देश या 15 सिद्धांत दोस्तों इसमें निर्देश दोस्तों सिद्धांतों का क्रम याद रखें दोस्तों, इसमें हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानूनी, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, ये इसमें होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों की गारंटी है कि राज्य का एक सामाजिक व्यवस्था खरीद कर लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगा। और ये जिसमें अनुच्छेद 38(a) के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन के सभी संस्थानों में सूचित किया जाता है। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन व्यापक रूप से दोस्तों काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। याद रखिएगा, सबसे अधिक उपजाऊ मतलब कपास होती है इसी काली मिट्टी में। याद रखिए, काली मिट्टी किसके लिए, तो दोस्तों कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है।
क्योंकि कपास उन क्षेत्रों में सबसे सामान्य पारंपरिक फसल रही जो जहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी दोस्तों आमतौर पर डेक्कन ट्रेप यानी बेसाल्ट क्षेत्र में पाई जाती है, जो उत्तर पश्चिम डेक्कन पठार पर फैलती हैं और लावा प्रवाह से बनती हैं। बात करें काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहाँ मतलब किस जगह पाई जाती है, किस किस राज्य में दोस्तों सबसे अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई पाई जाती हैं। दोस्तों काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने में अत्यधिक समृद्ध होती हैं ये। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है। मतलब किस राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को। कब हुई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2000 को। मैंने कहा ना दोस्तों, जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रश्न बने उनको सभी को डीपली याद रखने की कोशिश करिए। इसकी स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय अधिनियम संशोधित 1958 के तहत इसकी की गई थी स्थापना। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी मापता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष लंबाई की एक इकाई है दोस्तों जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, मानव नेत्र का रंग नेत्र के में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो मानव नेत्र का रंग नेत्र के परितारिका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भूरे और लाल वर्णक कोलेजन फाइबर और पुतली की स्थलाकृति का स्वरूप मानव आंखों के रंग को निर्धारित करता है। अब परितारिका दोस्तों आंख के सामने का एक रंगीन क्षेत्र है। ये लगभग 12 मिलीमीटर व्यास का है, जो दोस्तों मध्य में एक द्वार है और इसे परितारिका कहा जाता है। मैं दोस्तों इसी में यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब बात करें तो एक चीज़ और याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के प्ररूपी आंखों के रूप रंग का निर्धारित करने वाला एक कारक परितारिका में मेलेनिन वर्णक की मात्रा है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, होम रूल शब्द किस देश से अपनाया गया था? तो होम रूल शब्द दोस्तों अपनाया गया था आपका आयरलैंड से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयरलैंड से अपना होम रूल दोस्तों एक कॉलोनी आश्रित देश या अपने नागरिकों द्वारा क्षेत्र की सरकार है। और भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में एक आंदोलन था दोस्तों। अब भारतीय होम रूल आंदोलन के नेता कौन कौन से थे दोस्तों? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 1916 में बेलगाम में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट दोस्तों 1916 में ही इन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने अडयार मद्रास में दूसरी लीग की स्थापना की थी। और 1921 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर दोस्तों स्वराज सभा कर दिया गया था। तो मतलब स्वराज सभा को ही दोस्तों होम रूल के नाम से जाना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, संत कबीर दास जो प्रसिद्ध कवि थे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो संत कबीर दास जो प्रसिद्ध कवि थे उत्तर प्रदेश के दोस्तों वाराणसी से संबंधित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत कबीर दास दोस्तों 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के हैं। इनका जन्म दोस्तों 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और इनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में था, लेकिन वह अपने शिक्षक हिंदू भक्ति तथा नेता रामानंद से काफ़ी प्रभावित थे। आपसे पूछ सकता है कि कबीर दास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों रामानंद थे इनके गुरु, प्रभावित थे मतलब। और कबीर की मुख्य रचना थी दोस्तों साखी, शबद और रमैनी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त लोकपाल कौन था? तो उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त या लोकपाल थे दोस्तों विशंभर दयाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशंभर दयाल यूपी के पहले लोकायुक्त थे दोस्तों। अब वर्तमान में दोस्तों जस्टिस संजय मिश्रा 7वें यूपी के लोकायुक्त हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री दोस्तों हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल दोस्तों आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें भारत की बात करें सबसे अधिक सीटें यहाँ पर हैं 80। जिले दोस्तों बात करें जिले दोस्तों यहाँ पर हैं 75 सबसे अधिक है दोस्तों।
राज्यसभा की बात करें दोस्तों, राज्यसभा सीटें सबसे अधिक 31 सबसे अधिक है राज्य भारत में दोस्तों। 403 दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक। और राज्य की पशु की बात करें उत्तर प्रदेश के दोस्तों, बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है दोस्तों यहाँ के सार्स क्रेन, तथा राष्ट्र यहाँ पर उद्यान पाए जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध है दोस्तों यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर है, याद रखिएगा रिहंद नदी पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।